मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले, साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह और उसका पूरा परिवार आ जाता है केसर और दादी को छोड़कर। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रतिज्ञा और कृष्णा भी काफ़ी परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं ऑपरेशन खोली से, तो वो सबको बताते हैं कि हमने पेशेंट जो है उसको ऑपरेशन कर दिया है, पर कब तक होश में आएगा ये हमें भी नहीं पता है। पर ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है वो चुप रहने का नाम नहीं लेता। वो कहता है कि तुम डॉक्टर हो या कुछ और हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि पेशेंट कब होश में आएगा और कब नहीं। तुम कैसे डॉक्टर की कर रहे हो? मुझे तो ये अस्पताल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं हूँ कि ये जान सकूँ, कोई जंतर मंतर मार सकूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि पेशेंट कब तक होश में आएगा। जब तक उसे होश नहीं आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। और हाँ, आप यहाँ पर चिल्लाओ मत। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दामाद है हमारा, हमारा बिटवा जैसा है, हम मेरी बेटी का सुहाग है, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे ना। ये ऐसे थर्ड क्लास अस्पताल में आप लेकर आए हो समधी जी हम नहीं चाहते कि इस अस्पताल से हम रखेंगे, मतलब हम रखना चाहते हैं। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा बोलते हैं कि नहीं, हम हमारे बेटे को यहाँ से कहीं भी नहीं लेकर जाएंगे, मतलब ये अस्पताल अच्छा है और डॉक्टर ने जो कहा है वही ठीक है, क्योंकि अब डॉक्टर के हाथ में नहीं है, अब तो भगवान के ही हाथ में है कि आदर्श को कब तक होश आएगा। और आप यहाँ पर सबको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आदर्श के साथ साथ दूसरे पेशेंट भी यहाँ पर है, उन्हें भी तकलीफ़ हो सकती है। आप यहाँ पर जब से आए हो तब से चिल्लाए जा रहे हो। यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है यहाँ पर किसी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि देख ले डॉक्टर, जब मेरे दामाद को होश नहीं आया और उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी के अभी तुम्हारा यहाँ पर मैं जो हाल करूँगा ना। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें कौन लेकर आया है अस्पताल में, ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, फिर भी ये अपनी बकवास किए जाते हैं। यहाँ पर केसर जो होती है अपने रूम में बैठी होती है, दादी आती है केसर के पास। जब यहाँ पर केसर कहती कि दादी क्या हुआ, तभी दादी इशारे में उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तभी केसर कहती है कि क्या बात, मतलब दादी मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ और तुम क्या जानना चाहती हो, अब जानकर भी क्या फ़ायदा है। तभी दादी कहती है कि तुम मुझे नहीं बताओगी। तभी यहाँ पर दादी अपना इशारा करके केसर से पूछती है कि आखिर तुम्हारे मन में कौन सी बात चल रही है दिमाग में, तुम हर पल परेशान रहती हो। दादी जो होती है वो केसर का हाथ अपने सर पर रखती है और कहती है कि अब बता मुझे सच्चाई क्या है। तभी यहाँ पर केसर रोने लगती है और कहती है कि क्या बताऊँ दादी, तुम्हें क्या बताऊँ। जो पीएसआई के साथ पीएसआई को जो करंट लगा था ना, वो एक इत्तेफाक नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी, जो भी प्रतिज्ञा को मारने के लिए की गई थी बाबूजी और अम्मा और इन्होंने। तभी दादी यहाँ पर एकदम से चौंक जाती है और केसर की तरफ देखने लगती है। दादी को काफ़ी गुस्सा आता है ठाकुर सज्जन सिंह पर। केसर कहती है कि हाँ दादी, और इतनी मतलब ये बात तो अभी भी रुकी नहीं है, अभी भी वो लोग यही चाहते हैं कि प्रतिज्ञा को रास्ते से कैसे हटाए। सारी बात जो सच्चाई होती है वो केसर दादी को बताती है, पर दादी कहती है केसर को कि तुम चुप रहना, कुछ भी मत बोलना, और हाँ मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें और प्रतिज्ञा को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर केसर रोती है, दादी केसर को समझाती है और कहती है कि तुम इतनी परेशान मत हो। यहाँ पर केसर कहती है कि क्या करूँ दादी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी केसर को गले लगाती है और उसे शांत करवाती है, कहती है कि मत रो बेटा, अब ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा और ना ही प्रतिज्ञा के साथ। वही दूसरी तरफ कोमल आदर्श के रूम में आती है और आदर्श को तरफ देखने लगती है और कहती है कि आदर्श उठो ना अब, मतलब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम घर जल्दी आओगे, पर तुम देखो ना जैसे ही घर पर करते हो यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो और मैं ही बक करती जा रही हूँ। एक को बार मुझसे बोलो ना आदर्श कि मैं तुम्हारा देख लो तुम्हारे लिए कितनी सज धज के आई हूँ, कितनी सज धज कर मैं बैठी थी, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी घर पर तुम हो कि आंखें भी नहीं खोल रहे हो। तभी प्रतिज्ञा के पापा पीछे से आते हैं। कोमल कहती है कि ये ससुर जी तुम ही बोलो ना, आदर्श तुम्हारी सुनता है ना, वो तुम्हारी हर बात मानता है, तुम उससे कहोगे उठने के लिए तो वो उठ जाएगा,
एको बार उससे कहो ना कि उठ जाओ। मैं उसके लिए कितनी सच धज के आई थी, कितनी मतलब कितनी खुश थी मैं आज, देखो मेरी बात नहीं सुन रहा है। तभी प्रतिज्ञा के पापा जो होते हैं कोमल को गले लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, उसे देखो कितनी चोट लगी है और वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसे अभी आराम करना देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है ना कि उसे होश आएगा पर बहुत देर लगेगी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर सज्जन सिंह घर आता है और ठकुराइन से कहता है कि देख ले, मेरा दामाद को मैं अच्छे से हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा के रहूँगा। और वो शक्ति से पूछता है कि एक शक्ति, कटरा नरेश क्या हुआ? तुम तो वहाँ पर लंबी लंबी बातें कर रहे थे ना कि मैं जिसने भी ये आदर्श के साथ किया है उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे धरती हो पाताल हो। अब क्या हुआ? तुम्हें मिला नहीं वो आदमी, किसने आदर्श के साथ ये किया? शक्ति कहता है कि बाबूजी, हमें तो मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, पर मुझे ऐसे कोई मिला ही नहीं जो आदर्श के साथ जो किया है, जो किसने किया है, पर मैं पता करके रहूँगा। तभी यहाँ पर पीएसए आती है और ठाकुर सज्जन सिंह के पैर पड़ती है और कहती है कि देखो ठाकुर साहब, मैं आपकी दुआओं से और आपकी मतलब मैं ठीक होकर आई हूँ, सब ये आपकी मेहरबानी है। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम्हारी जो यहाँ पर बकवास करने आई हो, जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, पहले से ही हम इतने परेशान हैं और आ गई यहाँ पर। तभी दादी जो होती है वो घंटी बजाती है, घंटी बजाती है। दादी की घंटी की आवाज़ सुनकर ठाकुर सज्जन सिंह दादी के पास जाता है और कहता है कि ये अम्मा, तुम्हें क्या हुआ? अब तुम घंटी क्यों बजा रही हो? पहले से ही मैं इतना मतलब परेशान हूँ और तुम ज़्यादा परेशान कर रही हो। घंटी मत बजाओ, क्या तुम्हें ऊपर जाना है? अभी मत जाओ, 1 महीने के बाद जाना, जब पितर का महीना आएगा तब जाना, हम तुम्हारे साथ सारा सामान दे देंगे और फिर अगले जन्म में तुम हमारी ही अम्मा बन कर आना। तभी यहाँ पर फिर भी दादी घंटी बजाती जा रही है और ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम मानोगी नहीं, घंटी बजाती ही जाओगी, तुम्हारी ये घंटी लेकर हम कहीं पहाड़ों में फेंक देंगे, तुम चुप हो जाओ अम्मा, नहीं तो मेरा दिमाग काफ़ी गर्म हो जाएगा। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि अब इसे क्या करे, ये तो घंटी बजाई ही जा रही है। वो ठकुराइन से कहता है कि जाओ इसकी घंटी लेकर जाओ और इसे भी लेकर जाओ, अपने रूम में छोड़ के आओ। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है कहता है कि आज तो मेरा बहुत दिमाग गर्म कर दिया है। तभी यहाँ पर ठकुराइन जाती है अम्मा के दादी के पास और दादी का हाथ पकड़ लेती है। दादी ठकुराइन की तरफ देखती है और उसे चुप करवाती है और उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगती है, क्योंकि दादी को पता है कि ये तीनों भी है जो प्रतिज्ञा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। दादी अपने आप उठकर अपने रूम में चली जाती है। प्रतिज्ञा काफ़ी परेशान होती है। कृष्णा उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि प्रतिज्ञा कब से उस प्रतिज्ञा ने खाना नहीं खाया है। वो प्रतिज्ञा से पूछता है कि ये प्रतिज्ञा तूने खाना नहीं खाया है ना, चलो कुछ खा लो, ऐसे उदास बैठने से आदर्श ठीक नहीं हो जाएगा, कुछ खा लोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पर प्रतिज्ञा मना कर देती है, पर कृष्णा जाकर सबके लिए खाना लाता है और सबसे कहता है कि आप खाना नहीं खाओगे तो आप में हिम्मत कैसे बचेगी, क्योंकि आदर्श जब ठीक होगा तो वो तो देखेगा आपको बहुत कमज़ोर हो गए हो, तो तुम्हें इसीलिए जैसे हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं। प्रतिज्ञा सब कुछ देखकर उसे लगता है कि कृष्णा कितना ख्याल रखता है सबका। यहाँ पर वो सबको खाना देता है और प्रतिज्ञा को भी अपने हाथ से खाना खिलाता है और कहता है कि तुम भी खाना खा लो, क्योंकि तुम्हें भी तो अच्छा होना है ना, मतलब तुम्हारे भाई को अच्छे होते हुए ये देखना है ना। तभी यहाँ पर आदर्श को होश आता है। पुलिस उसका मतलब उसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आती है कि कैसे हुआ, क्या तुमने देखा था, कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर था। पर आदर्श कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे सोचने का मतलब देखने का टाइम भी नहीं था, एकदम से मेरे आँखों के आगे अंधेरा छा गया था। तभी जिसने भी आदर्श के साथ ये किया था वो लड़का ये है, ये इसने क्यों किया ये अभी तक किसी को पता नहीं है।